वैसे बीजेपी एक नारा दिया था इलेक्शन में 400 पार, जब परिणाम आया 240 पर रहेगी, कैसे मानते हैं? नहीं, देखिए, मैं जब चुनाव चल रहे तब भी जब ये सवाल पूछा जाता था, मैं तब भी कहता था कि ये अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में सिर्फ उत्साह पैदा करने के लिए एक चीज़ कही गई है, इसका धरातल से कोई वास्ता नहीं है। और वही चीज़ जो है अंत में लोगों ने दिखाया कि जो स्थिति देश में थी वो क्या थी, और उसका जो फिर चुनावी नतीजा जो 4 तारीख को आया वो पूरे देश के सामने है। और बल्कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका जो इसमें जो पूरा प्रचार तंत्र है उसकी भी रही। ये माहौल बनाने का प्रयास किया गया था कि देश में कोई चुनाव ही नहीं है, बीजेपी का एक तरफा माहौल है, 350 आएंगी, 400 आएंगी। और सिर्फ वहाँ नहीं, एग्जिट पोल को तो कई लोग या कई टीवी चैनल्स एग्जैक्ट पोल्स की भी संज्ञा देते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल वोट डलने के बाद है। तो उसके अंदर भी उस प्रचार को जारी किया गया, जो कि अपने आप में एक बड़ी हैरानी की बात थी। और जो राहुल गांधी जी ने कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी थी, उससे अब ये प्रतीत होता है कि वाकई इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि जब एक चुनाव ख़त्म हो चुका है, उसमें प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसे अनाप शनाप आंकड़े हर चैनल ने, हर एजेंसी ने दिए। और जिस प्रकार से उसके बाद सोमवार को जो स्टॉक मार्केट में आग लगी, तो उसके बारे में ज़रूर कोई उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों का जो विश्वास है उसके साथ एक खिलवाड़ है जो इस माध्यम से किया गया था। वैसे यूपी में बीजेपी को काफ़ी कम सीटें मिली हैं, वो इन दिनों की बात वो करते थे, तो क्या मानते हैं यूपी में बीजेपी इतना कम हो? नहीं, देखिए, यूपी में कम इतनी हुई हैं कि 62 से 33 पे आ गए। 29 सीटों का नुकसान एक अकेली उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। और देखने वाली बात यह है कि प्रभु राम से संबंधित जितने भी स्थान हैं उन सब पे बीजेपी आ रही है। चाहे फैज़ाबाद हो, जहाँ राम मंदिर की स्थापना की गई है, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे चित्रकूट हो, करीब करीब वो सारा इलाका जो प्रभु राम ने जब वो अपने वनवास में गए थे, जो उनसे जुड़ी हुई हैं, जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई हैं, उन सब में जो बीजेपी है उसकी पराजय हुई है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि जो ये भावनात्मक मुद्दों पे लोगों को हमेशा आंदोलित करके वोट लेने का जो एक प्रयास है वो कुछ हद तक तो सफल हो सकता है, लेकिन हमेशा वही चीज़ बार बार उसी को लेके आप लोगों के पास जाएंगे तो यही होगा जो यूपी में और बाकी देश में भी हुआ, कि जो लोगों के जो असली मुद्दे थे उसको बिल्कुल उसके ऊपर पर्दा डाल के और ऐसे मुद्दे बनाने की कोशिश की गई थी जिनका धरातल से कोई वास्ता नहीं था। कभी बेरोजगारी की बात नहीं की गई, कभी महंगाई की बात नहीं की गई। तो इस प्रकार से था। और दूसरा, खास तौर पे यूपी के संदर्भ में ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो संविधान को बदलने की जो एक बात थी, वो एक समाज के बहुत बड़े वर्ग में वो बात पूरी तरह से घर कर गई, और उसका चुनाव के नतीजे पे मेरा मानना है बड़ा असर पड़ा है। वैसे अभी गठबंधन था, इंडिया गठबंधन हरियाणा में, तो आम आदमी पार्टी ने गठबंधन को तोड़ लिया, क्या मानते हैं इस तरह का इलेक्शन के बाद? उसमें मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव का था, तो वो दिल्ली में भी चला और हरियाणा में भी चला, लेकिन पंजाब में वो नहीं हो पाई बात। तो अब क्योंकि ख़ास तौर पे दिल्ली का और हरियाणा का चुनाव बिल्कुल तुरंत है, हरियाणा का तो अभी 4 महीने में आ जाएगा और दिल्ली का अगले साल जनवरी फरवरी में है, तो दोनों पार्टियों को लगता है कि वो अपने अपने प्रदेश में अपने आप चुनाव लड़ने में बहुत सक्षम है, तो इस वजह से शायद वो गठबंधन नहीं रह पाया। हरियाणा में जीजीपी और इनेलो का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, तो विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम ऐसे ही रहेंगे? मेरे को हैरानी है, आप अभी भी उन लोगों की बात कर रहे हो जिसकी एक पार्टी की वोट प्रतिशत 1% से भी नीचे है, मतलब 8.87% वोट है, एक पार्टी का वोट प्रतिशत 1.7% है, तो उसके बारे में क्यों अपने शब्द व्यर्थ करते हो? बात करनी है बीजेपी की करो, कांग्रेस की करो, तो समझ में भी आए, जिनका वजूद ही नहीं है। और ये चीज़ हम तो आज से नहीं कह रहे, ये 1.5-2 साल से दिखना शुरू हो गया था कि बिल्कुल ये पार्टी हाशिए पे जाने वाली है।
लेकिन ये मैं बात ज़रूर कहूँगा कि इस तरह से हाशिया के हाशिए से भी बाहर गिर जाएगी, ये मैंने इतना नहीं सोचा था। लेकिन जनता जनार्दन है, सब जानती है और फिर करके भी दिखा दिया। वैसे क्या असर रहेगा विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आपके बाद लोकसभा के? ये परिणाम जो लोकसभा का है, इसमें कुछ हद तक आप अभी भी कह सकते हो कि शायद मोदी जी का कुछ असर रह गया, जिस वजह से हरियाणा में कुछ सीटें बीजेपी की आ गई। लेकिन यही चुनाव जब असेंबली के चुनाव पर जाएगा तो ये जो आपने अभी हवा देखी है हरियाणा में, ये आंधी का रूप धारण कर चुकी होगी और कांग्रेस बहुत ज़्यादा भारी बहुमत हरियाणा में जीतने वाली है। सर, एनडीए की सरकार अभी बनने वाली है और उन्होंने कहा कि कल कोई रविवार को मोदी जी शपथ भी लेंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है, चल पाएगी एनडीए की सरकार? नहीं, देखिए, गठबंधन की सरकार चलेगी नहीं चलेगी वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि मोदी जी ने अभी तक जितना भी राज किया है, चाहे वो 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या 10 साल से देश के प्रधानमंत्री रहे हों, उनको हमेशा बड़ा भारी बहुमत मिला है और इसीलिए बड़ा एक महिमा मंडन के वो खुद आदी हो चुके हैं। तो एक किसी व्यक्ति का जब व्यक्तित्व उस तरह से ढल जाए, उसके बाद जब उसे समझौता करके सरकार चलानी पड़े, तो वो कितना उससे सहज होंगे, उस पर निर्भर करेगा कि ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। बाकी ये है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी बहुत सीनियर नेता हैं, दोनों मंजे हुए नेता हैं। सो देखते हैं, तो समय बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि देश में जो लोकतंत्र की बहाली हुई है, सही मायने में एक जो जवाबदेही का जो माहौल बनेगा, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो आप सबके लिए, आपके सामने होगा देखने के लिए। वैसे हरियाणा में कांग्रेस कहीं ना कहीं मिलकर नहीं लड़ी, और मिलकर लड़ी तो सीटें ज़्यादा आती, तो क्या मानते हैं? संगठन की भी कमी रही सीटें? नहीं, देखिए, मिलने वाली तो मैं कोई बात नहीं मानता, क्योंकि मेरे से तो पहले भी जब भी पूछा गया कि क्या रहेगा चुनाव का, तो मैं कभी ज़्यादा अनाप शनाप बात नहीं करता। जैसे 400 जीत रहे हैं या 10 की 10 जीत रहे हैं, मैं तब भी ये कहता था कि बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है, कांग्रेस का हाथ भारी है। मैंने तब भी ये नहीं कहा था 10 जीत रहे हैं। तो वो चीज़, लेकिन असेंबली के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस का हाथ भारी नहीं रहेगा, बिल्कुल एक तरफा माहौल बनेगा। और बाकी चुनाव में अभी 4 महीने हैं, चीज़ें सुलट जाएंगी। संगठन की कमी इलेक्शन वाले दिन महसूस हुई थी, लेकिन वो तो लोगों ने, क्योंकि चुनाव लड़ रखा था, फैसला कर रखा था लोगों ने, तो वो कमी ढकी गई चुनाव के नतीजे से। हाँ, लेकिन संगठन यदि हो मौजूद तो स्वाभाविक सी चीज़ है, पार्टी के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी मददगार साबित होता है, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। नरसिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो दुष्प्रचार की बात है, जो चुनाव हो उसमें सारा दुष्प्रचार किया कि ऐसे बीजेपी वैसे, ये लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस का। मेरे को तो प्रचार में प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई दिखाई नहीं था कभी, बल्कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार करते फिर रहे थे, और वो भी मैनिफेस्टो में वो चीज़ें ढूंढ के ला रहे थे जो थी भी नहीं। तो दुष्प्रचार की परिभाषा क्या है, आप उससे समझ लीजिए। दुष्प्रचार जो है कौन कर रहा था? कांग्रेस का तो प्रचार क्या था? कांग्रेस अपनी 5 गारंटीज़ की बात करती थी, बेरोज़गारी की बात करती थी, महंगाई की बात करती थी, संविधान को जो खतरा है और संविधान को खतरे के माध्यम से आरक्षण को जो खतरा है उसके बारे में बात करती थी। तो उसमें तो दुष्प्रचार वाली कोई बात ही नहीं, उन्होंने तो मुद्दों की बात की थी। दुष्प्रचार तो था मुसलमान, मंगलसूत्र, तुम्हारे पास 2 भैंस हैं, 1 भैंस भी ले जाएंगे। तो आप खुद समझ लें दुष्प्रचार किस स्तर पर। धन्यवाद।